गुड मॉर्निंग। आप है यहाँ पे क्लास? ये भी लेते हो आप? अच्छा, तुम्हारा सामान रखा है क्या ये? अच्छा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं को पता नहीं कौन है, मैं उधर रूम में भी देखे। अभी है क्या क्लास? 8:30। ये साथ वाला रूम खाली है? अरे वहाँ नहीं आना, प्रॉब्लम तो यही है। एक मिनट। So we starting class for today. बेटा अब एक बार साउंड क्वालिटी और स्क्रीन फटाफट से चेक करके इन्फॉर्म कर दो, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। चलो, now we are continuing with the topic. So I was telling you about agents of pollination. Agents of pollination means कि जो भी चीजें pollination process में help करती हैं, they are called agents of pollination. So हमारे syllabus में इसको दो heading में divide किया है, abiotic and biotic. So abiotic का word का meaning होता है without life, ठीक है? Bios word का meaning होता है life. A means without. So anything which is without life means anything which is non-living will be called abiotic. So abiotic agents में we have wind, we have water, okay? Then we have biotic agents. Biotic agents मतलब जिसमें life होती है, इसमें सारे insects आ जाएंगे, birds हैं, and different type of rats and reptiles are there. So we will discuss them one by one. So now let's start with the first agent of pollination, that is the abiotic agent or wind. How many of you have seen maize plant? अभी जैसे सीजन भी चल रहा है, आप सब लोगों ने कॉर्न खाया होगा, जो आपका मेज होता है, यू माइट हैव ईटन दैट। तो अगर आपने कभी मेज का प्लांट देखा है तो उसके ऊपर ये ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स जैसे लगे होते हैं। ये वाले जो बिल्कुल टॉप के ऊपर, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, ये इसके मेल फ्लावर्स होते हैं, ओके? नीचे वाली साइड में ये जो आपको पूरा बंच नजर आ रहा है, एक्चुअली ये फीमेल फ्लावर्स का बंच होता है, जो आगे चल के कॉर्न में चेंज हो जाता है, विच वी यूजुअली ईट। अभी सीजन भी चल रहा है, बारिश के सीजन में आता है ये वाला प्लांट। अभी इसमें फ्लावरिंग वगैरह बहुत है। अगर कोई बच्चा
कभी आप विलेज साइड जाओगे जहाँ पे इस टाइप के प्लांट्स लगे हैं, तो यू माइट हैव सीन, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी दिल्ली के बाहर है तो आपको एक्चुअल फोटोग्राफी मिलती है, तो आप उसको ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी दैट। तो ये जो नीचे हमारा पूरा ऐसे बंच होता है जो आगे चल के कॉर्न में चेंज हो जाता है, विच वी आर ईटिंग, दिस इज एक्चुअली द फीमेल फ्लावर। तो एक ही प्लांट में both the type of flowers are present, male as well as the female flowers are present। तो अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो आपका यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मीन्स हैविंग ईदर स्टेमन और पिस्टिल। जैसे चाइना रोज का हमने एग्जांपल करा था, तो चाइना रोज का जो फ्लावर होता है वो आपका बाइसेक्सुअल होता है, मीन्स इट इज हैविंग स्टेमन एज वेल एज पिस्टिल बोथ द पार्ट्स। बट यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा, मीन्स ईदर इट विल बी हैविंग स्टेमन और इट विल बी हैविंग पिस्टिल। तो ये वाला जो आपका फ्लावर है जिसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, दिस विल बी द मेल फ्लावर। ये वाला जो फ्लावर है जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, दिस विल बी द फीमेल फ्लावर। तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ऊपर वाली साइड पे जो फ्लावर प्रेजेंट है वो मेल फ्लावर है, नीचे वाली साइड पे जो फ्लावर प्रेजेंट है वो फीमेल फ्लावर है। तो ऐसी कंडीशन जहां पे प्लांट्स के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट है, बट दोनों सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, आगे अभी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनिएशियस प्लांट्स। ओके, इसका मीनिंग होता है, मोनो का वर्ड का मतलब होता है वन, ऑशियस वर्ड का मतलब होता है होम, कि मतलब एक ही प्लांट दोनों टाइप के मेल और फीमेल फ्लावर्स के लिए होम है, मीन्स बोथ टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो यहाँ पे जो मेज प्लांट का एग्जांपल है, ये मोनिशियस कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट है, सेम प्लांट इज हैविंग यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। तो ये हो गई प्लांट की बात। अब इसमें हम देखते हैं कि पॉलिनेशन होता कैसे। तो जो मेल फ्लावर्स हैं वो ऊपर की साइड है, फीमेल फ्लावर्स का बंच नीचे की साइड है। ये जो ऐसे थ्रेड थ्रेड लटके रहते हैं ना, जो आप मक्का खाते हो जब आप उसका छिलका छीलते हो, ये तो फ्लावर का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। ये एक्चुअली एक एक ऐसे करके बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, एंड ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टल्स हैव बीन कलेक्टेड एट वन प्लेस। तो ये एक टाइप का बड़ा कॉम्प्लेक्स फ्लावर है जिसमें बहुत सारे पिस्टल्स का फीमेल फ्लावर्स एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, और ये जो ऐसे थ्रेड थ्रेड लटके हुए हैं ये इसके स्टिग्मा और स्टाइल है। आपको पता है पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो ऐसे थ्रेड थ्रेड लटके रहते हैं जिसको हम छील के ऐसे थ्रो कर देते हैं, दिस इज द स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो इनका क्या फंक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत लाइट एंड वेट है, ऐसे लंबे हैं, थ्रेड लाइक हैं, सो ये एयर में मूव करते हैं, और जो भी पोलन ग्रेन्स एयर के साथ नीचे आ रहे हैं उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ओवरी है इट हैज टू अंडरगो फ्यूजन विद बोथ द गैमीट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल है, इसी के अंदर पूरा एंथर्स जो है वो ट्रैप करने की कैपेसिटी है। और जो भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट होगा उसके जो एंथर्स होंगे वो लाइट एंड वेट होंगे, क्योंकि उनको एयर के साथ मूव करना है। वेट अगर ज्यादा हो गया तो दे विल नॉट बी कैरिड बाय एयर। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट एंड वेट होंगे। देन इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये नॉन स्टिकी होंगे। नॉन स्टिकी का मतलब है कि देखो, अगर आपका कोई पोलन ग्रेन है उसके ऊपर कोई विस्कस मटेरियल प्रेजेंट है तो एयर तो उसको कैरी नहीं कर पाएगी, वो तो जहां पे भी जिस भी प्लांट पार्ट के ऊपर फॉल करेगा वहीं पे स्टिक होके रह जाएगा। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके पोलन्स को एयर के थ्रू ट्रांसमिट होने की जरूरत है, तो ऑब्वियसली दैट पोलन ग्रेन नीड्स टू बी नॉन स्टिकी। ठीक है, नॉन स्टिकी होगा तभी वो एयर के साथ कैरी हो पाएगा। स्टेमन्स जो होंगे वो वेल एक्सपोज्ड होंगे। मैंने दिखाई दिया कि जो आपके स्टिग्मा और ये हैं, ये जो आपके टैसल्स हैं, ये ऐसे थ्रेड लाइक निकले हुए हैं, इसके स्टिग्मा ही होते हैं ताकि एयर में जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है दे कैन ट्रैप देम। तो आपको जब एग्जांपल आएगा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड, तो उसमें हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट द मेज प्लांट। तो मेज प्लांट का आपने याद रखना है कि वहां पे विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम आई एम टेलिंग दिस कि जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, सो दिस इज कॉल्ड एनीमोफिली। हर प्रोसेस का एक साइंटिफिक नेम है। सो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड विल बी कॉल्ड एनीमोफिली। एनिमोस वर्ड का मतलब लैटिन में एयर ही होता है। तो अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एनीमोफिली। एंड वी नो विंड नॉन लिविंग है तो वो एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट, ये सारे वही फीचर्स हैं कि आपने देखा भी होगा, जैसे आपने देखा ना वो गर्मियों के सीजन में कैसा ये सीड उड़ता रहता है जिसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैलोट्रोपिस प्लांट का होता है, ये हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे।
तो जो भी विंड के थ्रू पॉलिनेटेड हो रहा है तो पोलन ग्रेन्स के ऊपर भी ऐसे थ्रेड वगैरह कुछ हो सकते हैं ताकि वो एयर के थ्रू जल्दी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो जाए। जो भी पोलन ग्रेन्स होंगे वो लाइट इन वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। सो ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू कि जो स्टिग्मा होगा वो बहुत ही लार्ज और फेदरी होगा। स्टिग्मा थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड होता है ताकि वो जो एयर में पोलन ग्रेन्स हैं उसको अपने ऊपर ट्रैप कर सके। सो ये सारे अडेप्टेशंस उनके अंदर, ये सारे चेंजेस उनके अंदर प्रेजेंट होंगे सो दैट दे कैन इजिली trap the pollen grains which are present in the air. Then we have to discuss about pollination with the help of water. तो जब हम pollination with the help of water की बात करेंगे, can you give any example of a plant which is pollinated with the help of water? If I'm asking you to give an example of a plant जो water के through pollination show करता है, so quickly type your answer on the WhatsApp group. कौन सा प्लांट आपके माइंड में आ रहा है व्हेन आई एम सेइंग कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट व्हिच इज पॉलिनेटेड बाय वाटर? ये आकांक्षा डैंडलियन फ्लावर्स क्यों टाइप किया है? व्हाट डू यू वांट टू से विद दिस? सो क्विकली टाइप नेम ऑफ वन प्लांट व्हिच इज पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर. अच्छा, आपने ये इसके लिए करा होगा कि ये विंड पॉलिनेटेड है. ये डैंडलियन तो विंड पॉलिनेटेड है. अब देखो, जब मैंने बोला कि कौन सा प्लांट वाटर से पॉलिनेटेड होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है बाय डिफॉल्ट आंसर बताएंगे लोटस. ये होता है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है. ये एक्चुअली हम बचपन से ही लोटस को देखते हैं कि वो पानी में ग्रो करता है. तो जब भी कोई आपसे पूछेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विच इज पॉलिनेटेड बाय वाटर, तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में पिक्चर आती है लोटस की. बट जो हमारा लोटस है या वाटर लिली है वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होता, क्योंकि जो लोटस की लीफ होती है, फ्लावर होता है, वो पानी के ऊपर होता है. इट इज प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ वाटर. तो वहां पे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि आपका फ्लावर पानी के ऊपर है. तो जो भी इंसेक्ट्स उसके पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं वो कैरी करते हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर. तो जब भी आपसे एग्जाम में पॉलिनेशन बाय वाटर पूछा जाएगा तो आपने लोटस, वाटर लिली, वाटर हायासिंथ ये सब एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, क्योंकि इन सब प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं दे आर प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते, ये विंड से या इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं. इनका नॉर्मल पॉलिनेशन प्रोसेस है. तो दो हमारे सिलेबस में प्लांट्स मेंशन्ड है. एक तो है हाइड्रिला, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ठीक है. एक है वैलेसनियरा, ये पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है. उसके बाद है हमारा जोस्टेरा. ये सारे पूरा पानी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, मींस दे आर टोटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर. तो अगर कोई प्लांट पॉलिनेशन बाय वाटर शो कर रहा है तो उसकी कंडीशन है कि पूरा का पूरा प्लांट हमें नजर नहीं आना चाहिए, वो वाटर सरफेस के नीचे होना चाहिए, तभी वो वाटर से पॉलिनेट होगा. अगर आप लोटस की बात कर रहे हो, वाटर लिली की बात कर रहे हो, तो उसके फ्लावर्स तो पानी के ऊपर होते हैं, तो वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होंगे. अगर आपका फ्लावर पानी के ऊपर है तो पानी कैसे वहां तक पहुंचेगा पॉलिनेशन के लिए? दैट्स नॉट पॉसिबल. सो वाटर लिली हुआ या आपका लोटस हुआ, दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. ये थ्री हैं हमारे प्लांट्स. एक वैलेसनियरा है, एक हाइड्रिला है, एक जोस्टेरा. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं. दे आर फाउंड टोटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड दे विल बी शोइंग पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो हमारे सिलेबस में जो हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है वो है वैलेसनियरा का. अब जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वी नो वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो वो एबायोटिक एजेंट में काउंट हो जाएगा. और वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. हाइड्रो वर्ड का आपको मीनिंग पता है, वाटर के लिए यूज होता है. फिली का मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एंड वी नो पॉलिनेशन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है. नहीं होता, अभिषेक मिश्रा तब भी नहीं होता, वो सारे प्लांट्स आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड ही होते हैं. सो वी हैव टू नाउ डिस्कस अबाउट वैलेसनियरा. ये हमारे सिलेबस में थियोरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है. प्रैक्टिकल में भी जब स्कूल रीओपन होंगे तो आपको वैलेसनियरा का स्पेसिमेन दिखाएंगे. पूरा ऐसे रिबन शेप लीफ होती है एंड दिस प्लांट इज टोटली फाउंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर. अब इस प्लांट में अगर ये वाटर पॉलिनेशन शो कर रहा है तो देखो ऑब्वियसली जो उसके पोलन ग्रेन्स होंगे, अगर कोई भी चीज है इट इज प्रेजेंट टोटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, सो इट नीड्स टू बी कवर्ड बाय अ म्यूसिलाजिनस कोटिंग. जैसे आपने नोट किया होगा कि अगर आप बहुत टाइम तक पानी में कोई काम कर रहे हो तो आपकी फिंगर्स के ऊपर भी रिंकल्स जैसे कुछ पड़ जाते हैं. ज्यादा टाइम आपकी बॉडी, आपकी स्किन पानी में रहती है तो उसमें भी रिंकलिंग हो जाती है. तो ये तो प्लांट 24 घंटे पानी में रह रहा है, सो इट नीड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डैमेज. पानी में कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम रहेगी तो वो रॉट हो जाती है, गल जाती है.
सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी जो लीफ है वो सब भी, और इसके जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो भी पूरा म्यूसिलाजिनस कोटिंग से कवर्ड होते हैं, सो दैट दे आर नॉट गेटिंग डिकेड अंडर वाटर। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद इसके जो भी पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो लॉन्ग रिबन शेप होंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है मेल फीमेल फ्लावर्स का, तो वहां पे देखो तो उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो मेल फ्लावर है वो कैसा दिखता है, और जो मेल फ्लावर में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो पूरा लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, ताकि वो वाटर में अच्छे से फ्लोट कर सके। एंड देन इसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट होंगे, तो नाउ द पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर विल बी रीचिंग द फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे कौन कौन सी अडेप्टेशंस होंगी वैलेस्नियरा में, कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो म्यूसिलाजिनस से कवर्ड है और वो आपकी लॉन्ग रिबन है, सो दैट दे कैन फ्लोट इन द वाटर। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे ये विंड और ये पॉलिनेशन वाला सब कंसेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक ऑन पेज नंबर 29, आप अपनी बुक में निकालो पेज 29 में, वहां पे लास्ट में क्वेश्चन गिवन है, प्लीज उसको हाईलाइट कर लो। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, उसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सी कि जो आपके विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो ज्यादा कलरफुल भी नहीं है और नेक्टर भी नहीं प्रोड्यूस करते। नेक्टर मतलब जो फ्लावर के अंदर का जूस होता है विच यूजुअली इज टेकन बाय इंसेक्ट्स। तो सब उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो। डज एनी वन ऑफ यू नो द आंसर कि क्यों नहीं होते कलरफुल विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स? व्हाई डू यू थिंक कौन से टाइप के फ्लावर्स कलरफुल होंगे? विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कलरफुल होंगे? नो। व्हाई? क्योंकि कलर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। तो जहां पे भी विंड और वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है वहां पे फ्लावर कलरफुल नहीं होता। नेक्टर जो होता है, जो फ्लावर जूस होता है या फ्लावर की सिक्रीशन होती है, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ फूड बाय द इंसेक्ट्स। तो अगर प्लांट को पॉलिनेशन विंड या वाटर से शो करना है तो वो नेक्टर बनाने में भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। तो जितने भी आपके विंड पॉलिनेटेड या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका कलर एकदम डल होता है। जैसे मेज फ्लावर है एकदम ग्रेश कलर का, ब्राउन कलर का, जैसे आपका सॉइल का कलर होता है वैसे ही फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल नहीं होते। तो ना तो वो कलरफुल होंगे, ना उनमें फ्रेगनेंस होगी, मतलब ना ही उनमें अच्छी स्मेल होगी, ना ही उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। उसके बाद देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में आपकी बुक में बहुत सारे एनिमल्स का जस्ट ऐसे ब्रीफ में नेम मेंशन कर दिया है, बट ये 1 मार्कर में आता है कि सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है। सो दैट क्रेडिट गोज टू द टाइनी हनी बी, बिकॉज हनी बी जो होती है वो 80% पॉलिनेशन तक के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में। तो वो हनी बी लिविंग है तो वो बायोटिक एजेंट में काउंट हो जाएंगी। बटरफ्लाईज भी करती हैं पॉलिनेशन, मॉथ एक इंसेक्ट होता है भी आपको दिखाएंगे वो भी करता है। बड़े फ्लावर्स है तो रैट्स भी करेगा, ऐसे जो आपकी हमिंग बर्ड्स वगैरह हैं, तो कुछ बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, बैट्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं व्हेन दे आर गोइंग फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर, सो दे आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो बहुत सारे मेंशन्ड है, वैस्प है जो आपका ततैया होता है, आंट्स हैं, मॉथ्स हैं, बैट्स हैं, ओके। बड़े कुछ लार्ज एनिमल्स भी हो सकते हैं, monkeys and all which are helping in the process of pollination. So जब भी हम insect pollinated plants की या animal pollinated plant की बात करेंगे तो मैंने आपको पीछे जो बताया था उसका just opposite कर दो। यहाँ पे flower आपका large होगा, colorful होगा, उसमें smell होगी, it will be having plenty of nectar because all these things are required to attract the insects, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे उसके पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे ताकि वो जो भी उनकी लेग्स हैं, विंग्स हैं, उसके ऊपर स्टिक हो सके। एंड व्हेन द इंसेक्ट इज गोइंग और व्हेन द एनिमल इज गोइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर, दे विल बी कैरिड टू द नेक्स्ट प्लांट। यहाँ पे अगर विंड पॉलिनेटेड होता तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर सपोज्ड टू बी नॉन स्टिकी, बट इन केस द प्लांट इज गेटिंग पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट तो अब ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? स्टिकी हो जाएंगे। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट ये 2 स्पेशल केसेस हैं जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। अगर आपके पास बुक है तो टेक आउट पेज नंबर 30, उसमें एक फ्लावर का मेंशन्ड है एमोर्फोफैलिस। ये आपने वैसे जीके वगैरह में भी छोटी क्लासेस में लर्न किया होगा। ये टॉलेस्ट फ्लावर है जिसकी हाइट कई मीटर्स तक हो जाती है। एंड ये जो टॉलेस्ट फ्लावर है ये भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, क्योंकि इतना बड़ा फ्लावर है तो यहाँ पे बहुत इंसेक्ट्स को लगता है कि इट्स अ सेफ प्लेस where we can lay our eggs. तो when they are going in search of placing, जब वो अपना place search कर रहे हैं where we can lay the eggs, so they will be going from one flower to the next. तो उस केस में जो insects हैं वो pollination में भी help करेंगे and they might also be laying some of their eggs in the flower. तो flower को भी benefit हो रहा है कि उसका pollination हो रहा है,
इंसेक्ट को भी बेनिफिट हो रहा है दैट इट इज गेटिंग अ सेफ प्लेस, यहाँ पे उसके जो भी एग्स हैं उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगी। सो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मैंने आपको क्लास 11 में भी पढ़ाया था, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एमॉर्फोफैलस और इंसेक्ट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक और आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंशन्ड है जिसके ऊपर आजकल एमसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये आपका एक फ्लावर होता है यूका फ्लावर, ओके, यूका प्लांट, जिसपे ऐसे क्रीम कलर के ऐसे अच्छे बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लगते हैं। ये फ्लावर्स आपको दिल्ली साइड कम ही देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम उन सब साइड बहुत ज्यादा होते हैं। और ये आपका मॉथ है, ठीक है, मॉथ जो होता है बटरफ्लाई को मैच करता हुआ एक छोटा सा इंसेक्ट है। तो ये यूका प्लांट है और ये इसका मॉथ है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से फ्रेंडली रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। इस प्लांट को सिर्फ ये मॉथ ही पॉलिनेट कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है, ये इसका फ्लावर है, ये एक इंडिविजुअल फ्लावर दिखाए तो पूरा बंच ऑफ फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है। कैन यू सी, इसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट्स बने हैं, दीज आर द मॉथ्स। तो ये जो मॉथ है when they are trying they are going from one flower to the other, तो pollination में तो help कर रहे हैं। and in the process in some of the flowers they will be laying their eggs, तो वो जो फ्लावर आपका पूरा फ्रूट और सीड में चेंज होगा तो कुछ ऐसे भी आपके फ्रूट्स बनेंगे जिसके अंदर इंसेक्ट के जो लार्वे हैं वो डेवलप होते रहते हैं एंड दे विल बी गेटिंग अ सेफ प्लेस, वहां पे दे विल नॉट बी ईटन बाय एनी अदर बर्ड। और जब वो हैच होंगे तो उनको खाना भी मिलेगा क्योंकि इन द मीन टाइम जो आपका फ्लावर है वो पूरा फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो प्लांट के ऊपर 1000 फ्रूट्स बनने थे, एक दो किसी फ्रूट में अगर इंसेक्ट से अपने एग ले भी कर दिए तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, एटलीस्ट उसके बाकी के फ्लावर्स से पॉलिनेट हो गए। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मॉथ कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट को, दैट इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और जो मॉथ है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, दैट इट इज गेटिंग अ सेफ प्लेस वेयर इट कैन डिपॉजिट इट्स एग। तो दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि अगर दोनों में से कोई एक भी आपका एक्सटिंक्ट हो गया, the other person, the other partner will not be able to survive. So this type of friendly relationship जहाँ पे दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, this is a classical example of symbiotic relationship. उसके बाद फिर आता है outbreeding devices, ये आपकी बुक में है, आप अपनी बुक निकालो, वहां पे 5 आपको सब हेडिंग्स लिखनी है। Why I'm saying आपको सब हेडिंग्स लिखनी है, बुक निकालो, पेंसिल निकालो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हमारा टॉपिक है इसमें what we have to understand is that सबसे पहले तो outbreeding devices का मीनिंग समझेंगे। ये एक बार अभी जो 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल हुए थे, एक बच्चे से एक्सटर्नल ने पूछा भी था, क्योंकि ये हमारा टॉपिक थियोरी में भी आता है, प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है। और नवंबर में जब आपका मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, तो आप साथ के साथ अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बना लीजिए प्लीज, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम होना है। मैंने आपको अगस्त बोला है, मैं अभी आपकी डेट बता दूंगी कब तक आपने अपनी फाइलें प्रोजेक्ट सबमिट करनी है। तो प्लीज अपनी फाइल्स और प्रोजेक्ट बना के रख लो, क्योंकि नवंबर वाला जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपके फाइल और प्रोजेक्ट्स दोनों के मार्क्स हैं, जो मैंने आपको पूरा सीबीएसई का वो भेजा है स्प्लिट अप और सिलेबस वाला, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपका नवंबर में मिड टर्म में भी 15 नंबर का बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, उसमें आपको अपनी फाइलें और प्रोजेक्ट्स दिखानी है। तो प्लीज इन बच्चों ने नहीं बनाई है बना लो। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों में कॉमन है। तो एक बच्चे से बहुत मैम ने पूछा, उसको नहीं आया, तो पहले तो इसको समझेंगे व्हाट इज दिस मीन। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मीनिंग होता है एनी स्ट्रैटेजी और एनी मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मीनिंग अच्छे से एनसीईआरटी बुक में कहीं पे भी गिवन नहीं है। सो आप इस टर्म को, इस हेडिंग को अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो, उसका मीनिंग लिख लो, एनी स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट अगर कोई भी तरीका अडॉप्ट कर रहा है, कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रहा है जिसमें कि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहता है, दैट स्ट्रैटेजी विल बी कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो यानी इस हेडिंग में हमें वो 5 ऐसी चीजें पढ़नी है, वी हैव टू स्टडी अबाउट 5 स्ट्रैटेजी, जिसको कि यूज करके प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहता है एंड इट वांट्स टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों डिस्करेज कर रहा है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो एक्चुअली जब भी कोई प्लांट है या इनफैक्ट एनिमल भी है, अगर बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअस होता रहेगा, तो एक हमारी टर्म है जो हम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ेंगे कि एक प्रोसेस हो जाता है विच इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहेगा तो जीन्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्लांट का जो जीनोटाइप है, जीन्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है,
यस प्रियांशी सोनी इज राइट। तो वो चेंज जब नहीं आएगा तो धीरे धीरे प्लांट की जो क्वालिटी है वो डाउन होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। प्लांट पहले जितने फ्लावर्स बना रहा था उतने फ्लावर्स नहीं बना पाएगा, पहले जितने फ्रूट्स बना रहा था, सीड्स बना रहा था, उतने नहीं बना पा रहा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब प्लांट की क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है, अगर वो बहुत ज्यादा 3 to 4 जनरेशन सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने 3 या 4 जनरेशन से ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन शो कर दिया तो धीरे धीरे प्लांट की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट नहीं चाहता कि धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाए, सो इट वांट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। एंड फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन इट हैज डिवाइज्ड 5 स्ट्रेटेजी। हमारे सिलेबस में 5 स्ट्रेटेजी है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क में भी आता था, पहले 3 मार्क में भी आता था, और अब इससे हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो जहां पे आपकी बुक में हेडिंग है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वहां पे सबसे पहली हेडिंग लिखो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रही हूँ हेडिंग, उसको अपनी बुक में कॉपी करो प्लीज। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। उसका मीनिंग अभी आपको बताती हूँ, पहले आप लिख लो अपनी बुक में, ये 5 हेडिंग बना के लिख लो ताकि आपको भी इजी हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। एक्चुअली देखो, जब भी कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मतलब जिसके अंदर स्टेमन पिस्टल, स्टिग्मा और पिस्टल दोनों पार्ट्स हैं, तो दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। अगर मान लो दोनों आपके जो फ्लावर के अंदर पिस्टल भी है और स्टिग्मा भी है, दोनों अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। सो इफ बोथ ऑफ देम आर मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट हो जाता है, जैसे भी आपको प्रैक्टिकल में एक साल्विया फ्लावर में बताऊंगी, वहां पे जो एंथर है वो पहले मैच्योर होते हैं, स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे, दोनों की मैच्योरेशन टाइमिंग डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर प्लांट ऐसे क्लेवर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है कि उसने दोनों ही पार्ट्स का जो मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट कर दिया, कि बोथ आर नॉट मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, दे आर मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम, तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी बुक में डालो प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। एक्चुअली क्या होता है, कई बार फ्लावर इतना स्मार्ट अपने उसको प्लांट जो है अपने फ्लावर्स की डिजाइनिंग इतने अच्छे से करता है, जैसे लेट्स से कि दिस इज अ फ्लावर, तो उसने स्टेमन तो बहुत ज्यादा, जो पिस्टल है वो बहुत ज्यादा ऊपर वाली हाइट पर है, और जो हमारा एंथर्स है, स्टेमन है, वो बहुत ज्यादा नीचे है। तो अगर उनकी हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब एक आपका पार्ट बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बाहर चला गया, ऊपर है, और दूसरे वाला नीचे है, उनकी पोजिशन में बहुत ज्यादा फर्क हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। 100% स्टॉप नहीं हुए, लेकिन कम हो जाते हैं, एंड क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली जो क्या होता है कि जब इंसेक्ट फ्लावर के अंदर आता है, एक बार वो अंदर आया तो उसके बाद वो सीधा बाहर निकल के फिर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर ही जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज वाई अगर आपका स्टिग्मा ऊपर है, स्टिग्मा से तो पोलन ग्रेन रिलीज नहीं होता, पहले इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है। यूजुअली इंसेक्ट्स की टेंडेंसी होती है कि जो फ्लावर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट है उस पर वो बैठ रहे हैं, पहले दे आर सिटिंग ऑन दैट पार्ट, उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो गए, तो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे कुछ खाने की चीज नहीं है, तो दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे, यहाँ से निकल के वो सीधा दूसरे फ्लावर में दे विल बी गोइंग। सो दिस विल इंश्योर कि जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है उसके चांसेस ज्यादा हो गए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी प्लांट अडॉप्ट करता है, दैट इट इज प्लेसिंग द स्टिग्मा एंड एंथर्स एट डिफरेंट पोजिशन। तो ये आप अपनी बुक में पेंसिल से सेकंड हेडिंग वहां पे ये वाली डालो। उसके बाद थर्ड पोजीशन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पहले इसको यहाँ पे आप समझो, डेफिनेशन और राइटिंग मटेरियल आपको क्लास के बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नीट वगैरह में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा स्टिग्मा है, लेट्स से कि हमारा एक पिस्टल है, ये उसका स्टिग्मा हो गया, दिस इज दी स्टाइल, दिस इज दी ओवरी, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो ये एक पिस्टल है, दिस इज दी पिस्टल, ओके। उसके बाद फिर ये है हमारा एंथर। अगर सेम प्लांट का एंथर के जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, इफ दे आर गोइंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, मान लो कि प्लांट एक ही है, चाहे आपका ऑटोगैमी हो या जीरोगैमी हो, प्लांट सेम है, तो अगर सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के पिस्टल के ऊपर लैंड करते हैं तो जीन्स मैच हो जाती है।
एक्चुअली जो पोलन ग्रेन्स है, जैसे लेट्स से कि इस प्लांट का जो जीनोटाइप है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को बहुत सारी जीन्स कंट्रोल करती है जिसके नंबर्स होते हैं S1, S2, S3, S4। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास स्टडी मटेरियल आएगा, उसमें दे कैन सी। तो हर प्लांट आपको पता है डिप्लॉयड होता है। तो जैसे मान लो इस प्लांट के अंदर जीन्स S1, S2 है, जैसे हम वहां पे लिखते थे ना कैपिटल T स्मॉल टी या कैपिटल टी, दो बार तो लिखते हैं, जीन्स आपकी पेयर्स में होती हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि इस प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जीन्स हैं S1, S2। तो जो आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, या तो उनके पास S1 जीन होगी या S2 जीन होगी। आपको पता ही है जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर हैप्लॉइड। और ये जो आपका स्टिग्मा है ये आपका डिप्लॉयड होगा, तो इसके अंदर दोनों जीन्स हैं S1, S2। तो अगर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के पिस्टिल के ऊपर लैंड कर रहा है तो यहाँ पे जीन्स उसकी मैच हो जाएंगी। पोलन ग्रेन के पास भी S1 है, पिस्टिल के पास भी S1 है, इसके पास भी S2 है, इसके पास भी S2 है। तो अगर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड कर रहा है, जीन्स उसकी मैच हो गई। इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि अब वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है तो पिस्टिल इस पोलन ग्रेन को ग्रो नहीं करने देगा, इसको पोलन ट्यूब नहीं बनाने देगा। सो अगर जीन्स मैच हो गई तो उसको पता चल गया कि मेरे प्लांट का पोलन ग्रेन है, यानी अगर मैंने इसको अलाउ कर दिया पोलन ट्यूब ग्रो करने के लिए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर जीन्स मैच हो जाती है तो पिस्टिल इसको अलाउ ही नहीं करेगा पोलन ट्यूब बनाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड लेट्स टेक कि अगर हमारे पिस्टिल के ऊपर या जो हमारा स्टिग्मा है इसके ऊपर सेम स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन है। जैसे मान लो मैं टमाटो प्लांट का कह रही हूँ, ये हमारा टमाटो प्लांट फर्स्ट है, ये टमाटो प्लांट सेकंड है। तो अगर दूसरे किसी टमाटो प्लांट का एयर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू पोलन ग्रेन इसके पास आ रहे हैं तो इसकी जीन्स डिफरेंट होंगी। इसके पास S3, S4 हो सकता है हो, क्योंकि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली जीन्स होती हैं दे आर शोइंग मल्टीपल एलीलिज्म, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलील्स होते हैं। तो अगर किसी डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन है तो उसकी जो जीन्स होंगी, एलील्स होंगी, वो डिफरेंट होंगी। तो अगर सेम स्पीशीज का है और एलील्स डिफरेंट है तब ये इसके ऊपर ग्रो कर पाएगा। सो दिस विल मेक श्योर, इसमें 100% श्योरिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांस जीरो हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है जिसमें प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को 100% स्टॉप कर देता है और क्रॉस पॉलिनेशन आपका फुल फ्लेज्ड हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द प्लांट्स। उसके बाद फिर एक टर्म आपके फोर्थ जो पॉइंट है वो है मोनिशियस कंडीशन, जो कि मैंने आपको पीछे मेज प्लांट में बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोनिशियस कंडीशन। तो अब आप खुद सोच के देखो, कैन मोनिशियस कंडीशन स्टॉप सेल्फ पॉलिनेशन इन 100% मैनर? थिंक एंड देन आंसर। इसी को आंसर क्लिक कर रहा है तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। कैन मोनिशियस कंडीशन स्टॉप सेल्फ पॉलिनेशन 100%? 100% स्टॉप कर सकता है क्या? आप वो मेज प्लांट वाला एग्जांपल रिकॉल करो। टॉप के ऊपर जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो मेल फ्लावर्स हैं और नीचे जो मक्का बनता है जिसको आगे चल के हम खाते हैं वो आपका फीमेल फ्लावर्स का बंच है। तो एक ही प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब या तो फ्लावर मेल होगा, मेल है तो उसके अंदर सिर्फ स्टेमन होगा, या जो फ्लावर फीमेल है उसके अंदर सिर्फ पिस्टल होगा। तो उसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स तो हैं लेकिन वो सेम प्लांट के ऊपर है और आपका पोलन ग्रेन ऊपर है। और जब भी विंड चलती है, ये कॉमन नॉलेज है, चीजें आपकी ऊपर से नीचे ही आती हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट है या जैसे भी है। तो अगर आपके सेम प्लांट के ऊपर टॉप पे मेल फ्लावर है, नीचे फीमेल फ्लावर है, तो चांसेस है कि जो पोलन ग्रेन है जब वो शेड होंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी रीचिंग द फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे आपके सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस 100% स्टॉप नहीं होते। मे बी अब वो 20%, 30% ही हो रहा है। अगर एयर के थ्रू ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट पे पहुंच गया तो क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। तो कोशिश कर रहा है प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को मिनिमाइज करने की, बट 100% स्टॉप नहीं कर सकता है इन केस ऑफ मोनिशियस कंडीशन। तो जो हमारा मेज प्लांट का सिनेरियो है वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेट्स से कि 60 to 70% क्रॉस पॉलिनेशन है, रिमेनिंग ऑफ द टाइम इट विल बी शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो। तो ये स्ट्रैटेजी प्लांट ने बनाई है बट ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस आर देयर। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन आती है जो कि आपकी बहुत इफेक्टिव है, विच इज कॉल्ड डायोशियस कंडीशन। अब डायोशियस कंडीशन का पहले हम मीनिंग बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, इसका मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपके घर में कभी पपाया प्लांट लगा है तो पपाया प्लांट में जो मेल प्लांट होता है और फीमेल प्लांट होता है वो दोनों ही अलग अलग है। जैसे पपाया प्लांट हम लगाते हैं, कई बार हम अपने घर में पपाया प्लांट लगा देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर फ्रूट्स नहीं बन रहे,
तो एक्चुअली फ्रूट्स कभी बनेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपने जो प्लांट लगाया वो मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट में तो आपकी ओवरी होती नहीं है, फ्रूट्स बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे प्लांट्स ने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग कर दिए। जो प्लांट मेल प्लांट है उसके फ्लावर के ऊपर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, यानी कि वो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल बना रहा है। यूनिसेक्सुअल तो मोनेशस में भी बना रहा था, बट दोनों आपके सेम प्लांट पे थे, बट यहाँ पे प्लांट ही अलग अलग कर दिया कि जो मेल प्लांट है उसके ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर्स बन रहे हैं, मतलब उसमें सिर्फ स्टेमन होंगे। जो फीमेल फ्लावर्स है उसमें पिस्टल प्रेजेंट है। तो जब प्लांट ही अलग अलग हो गए तो चांसेस ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन होने के। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब पोलन ग्रेन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्रॉस पॉलिनेशन में काउंट होगा। इस प्लांट की जीन और इस प्लांट की जीन्स भी अलग होंगी, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर ही काउंट होगा। तो डायोसिस कंडीशन अगर है तो उस केस में आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा हमेशा, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आर द 5 स्ट्रैटेजीज वी आर हैविंग इन दिस आउटब्रीडिंग डिवाइस? व्हाट इज द फर्स्ट वन कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा जो मैच्योरेशन है उनके टाइमिंग्स डिफरेंट है। सेकंड है कि वो डिफरेंट पोजीशन पर हैं। थर्ड है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें जीन्स को मैच करके चेक किया जाता है। आई विल बी सेंडिंग द डेफिनेशन सून। देन प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो दोनों केसेस में बना रहा है, मोनेशियस में भी बना रहा है, डायोसिस में भी बना रहा है। बट जो आपका मोनेशियस कंडीशन है जैसे कि मेज में होता है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली है, आपकी चांसेस हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा। लेकिन अगर डायोसिस कंडीशन है कि मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग हो जाए, उस केस में फिर आपका सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि प्लांट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जो पोलन ग्रेन है वो मेरे लिए ही है, मतलब सेम स्पीशीज का है। जैसे मान लो कि अगर ये आपका टमाटो का प्लांट है और इसके ऊपर मेज प्लांट के पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाए, क्योंकि एयर के थ्रू तो पोलन ग्रेन रॉन्ग प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर भी लैंड अप हो सकते हैं। तो प्लांट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन? तो ये जो भी इंटरेक्शन होता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं पे एक लाइन में मेंशन्ड है कि जो केमिकल्स होते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर वो पिस्टल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और नॉट। तो उसको हाईलाइट कर लेना प्लीज, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा एमसीक्यू में कि कैसे प्लांट आइडेंटिफाई करेगा कि पोलन इज ऑफ राइट टाइप। तो पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो केमिकल्स हैं वो आपके पिस्टल के साथ जब इंटरैक्ट करेंगे, इट्स लाइक अ लॉक एंड की थिंग। जो आपकी करेक्ट की है उसी से लॉक ओपन होता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो जो पोलन ग्रेन्स के केमिकल है, अगर वो स्टिग्मा के साथ वो सर्टेन केमिकल्स होते हैं सेम प्लांट के होंगे, सेम स्पीशीज के होंगे, मैच कर रहे हैं तो ही वो ग्रो करेगा। जैसे अगर एयर के थ्रू मेज के पोलन ग्रेन टमाटो प्लांट के ऊपर लैंड कर गए तो ये वाले पोलन ट्यूब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके केमिकल्स मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इसी टमाटो प्लांट के ऊपर टमाटो का ही पोलन ग्रेन आ जाएगा तो मैच करेगा। नाउ इट विल बी फॉर्मिंग पोलन ट्यूब, फिर सारा पॉलिनेशन एंड एवरीथिंग विल बी टेकिंग प्लेस। उसके बाद देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने आपको चैप्टर 5 में भी कराया था जेनेटिक्स में, इसको आप खुद से रीड करो, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। ये वही स्टेप्स हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, तो एक बार पढ़ लेना। आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट विल फाइंड इट डिफिकल्ट। अगर किसी को इन केस इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है सो यू कैन लेट मी नो। तो ये जो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कर सके। जैसे वहां पे मैंने बताया था कि अगर मेरे को कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्लांट को क्रॉस करना है तब मैं ये स्टेप्स को फॉलो करूंगी। इज इट क्लियर? सो जस्ट गो थ्रू इट वंस। वही सारी टर्म्स हैं। इमैस्कुलेशन मतलब कि फ्लावर के अंदर से हम स्टेमन्स निकाल लेंगे, फिर इसको पेपर बैग से कवर करेंगे, फिर इसके नीचे एक छोटा सा स्लिप लगा देंगे। टैगिंग का मतलब है वी विल बी पुटिंग अ स्लिप जिसके ऊपर हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो दीज आर द सेम स्टेप्स व्हिच वी हैड डन इन चैप्टर नंबर 5। देन आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक तो इसमें एमसीक्यू बहुत ज्यादा ये बन रहा है कि कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में 5 ग्रुप ऑफ प्लांट्स पूछे थे जो आपने क्लास 11 में भी पढ़े हैं। वी हैव एल्गे, वी हैव ब्रायोफाइट्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो लास्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर बनते हैं, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पांचों ग्रुप में से कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, उसके बाद ये जो एंजियोस्पर्म्स है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का हम मीनिंग भी समझ लेते हैं। शायद हमने चैप्टर 3 में लास्ट टाइम हमारा एंजियोस्पर्म डिलीट हो गया था तो हमने नहीं किया था, अदरवाइज हमने 11 में किया होता।
अब आप पोलन ग्रेन का या जो आपका मेच्योर मेल गेमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर रिकॉल करो। जब हमने पीछे पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी ऐसे 2 सेल 3 सेल क्यों बनते हैं। तो एक लार्ज हमारी वेजिटेटिव सेल बनती है, नीचे वाली जनरेटिव सेल है। आगे चल के जनरेटिव सेल भी 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहले भले ही 2 सेल स्टेज पे शेड हो, लेकिन जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड होंगे उनको 3 सेल स्टेज में आना ही पड़ेगा। ये वाली जो वेजिटेटिव सेल है एक्चुअली इसके अंदर फूड बहुत ज्यादा स्टोर होता है। तो इसका काम होता है कि अपनी फूड या एनर्जी को यूज करके ये जो ऐसे लंबी सी कोलन ट्यूब बन रही है, इट विल बी हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलन ट्यूब। ये 2 सेल 3 सेल बनाने का रीजन है। इससे प्लांट को क्या बेनिफिट होता है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमारी लार्ज वेजिटेटिव सेल है ये क्या बना रही है, कोलन ट्यूब बना रही है। और उसके बाद इस कोलन ट्यूब के अंदर ये जो जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस है, पूरी सेल नहीं, जो उनके 2 न्यूक्लियस हैं वो फिर फीमेल जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, पीपीटी में आपको भेज दूंगी। ये 2 ब्लू कलर की छोटी छोटी जो डॉट्स बनाई हुई है एक्चुअली आपके जनरेटिव सेल्स के न्यूक्लिया हैं। तो जनरेटिव सेल्स के जो न्यूक्लिया हैं वो कोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, जो 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आप ये वाला डायग्राम देखो जो हमने वहां पे पढ़ा था। यहाँ पे जो हमारी 3 सेल्स होती है, एक एग सेल्स होती है, 2 सिनर्जिड होंगी। तो सिनर्जिड के थ्रू यहाँ पे जो कोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर होगी। ये भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी सेल के थ्रू एंटर होती है कोलन ट्यूब फीमेल गेमेटोफाइट में। सो दे विल बी एंटरिंग विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सेल। उसके बाद ये सेल्स हो जाती है श्रिंक। यहाँ पे जो एग सेल है, एक एग सेल होती है, उसके साथ एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाएगा। And once this male gamete and one egg cell is fusing together, so this will form a diploid structure which is called zygote. ये zygote आगे चल के एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, मतलब फ्यूचर बेबी प्लांट जो है वो इसी एम्ब्रियो से बनता है। ये एम्ब्रियो आपका 2n है, डिप्लॉयड है। और दिस प्रोसेस जिसमें zygote फॉर्म हो रहा है, फ्यूचर बेबी प्लांट फॉर्म हो रहा है, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड सिनगैमी। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टर्म सिनगैमी के बाद देन वी हैव टू डिस्कस कि जो एक मेन न्यूक्लियाई रह गया, एक तो आपका जाइगोट बनाने में, एम्ब्रियो बनाने में यूज अप हो गया। जो एक एम्ब्रियो हमारा बचा है अब वो क्या करेगा? एक्चुअली जो हमारी बीच वाली ये सेल थी, अगर आपको याद हो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते थे अलग अलग, जिसको हम कहते थे पोलर न्यूक्लियाई। एक बार अब अपनी बुक में मेल फीमेल गेमेटोफाइट का डायग्राम भी देख लो कि जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, उसके साथ ये जो एक मेल न्यूक्लियाई बचा है यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगा। तो जब आपकी 3 सेल्स फ्यूज हो रही है, तीनों हैप्लॉइड हैं, तो जो भी अब नया स्ट्रक्चर बनेगा उसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड हो जाएगी, मतलब उसमें 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अब 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और यहाँ पे 3 सेल्स आपस में फ्यूज हो रही हैं, सो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये आपका जो प्रोसेस है जिसमें 3 न्यूक्लियर फ्यूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो PEN बनेगा, लिखने वाला पेन नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। एंड दिस विल फॉर्म एंडोस्पर्म, जो कि एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जो कि आपके फ्यूचर प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपने कभी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया हो, आपके पास किसी प्लांट का छोटा सा सीड है और आपने सीड को सॉइल के नीचे बरी कर दिया, यू वांट टू ग्रो दैट प्लांट, आप सीड के थ्रू किसी प्लांट को ग्रो करो। जैसे मान लो मेरे पास टमाटो का ही सीड है, टमाटो का सीड आपने डेली लाइफ में देखा है कितना छोटा सा होता है, आपने वो सीड सॉइल के नीचे डाला, उससे प्लांट बनेगा। देखो जब तक उसकी लीफ नहीं बन जाएंगी तब तक तो वो फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना नहीं सकता, तो तब तक उसको खाना कहाँ से मिलेगा? इट इज फ्रॉम दिस एंडोस्पर्म ओनली दैट इट विल बी सप्लाइड फूड। जब तक उसकी पहली 2 लीव्स नहीं बन जाती तब तक उसको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस PEN और द एंडोस्पर्म विल बी प्रोवाइडिंग फूड। एक बार उसकी लीव्स बन गई तो फिर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर सकता है। तो एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरा ध्यान रखता है कि जो हमारा फ्यूचर प्लांट है जब तक उसकी लीफ नहीं बन जाती है उसको फूड वही प्रोवाइड करता है। तो आपकी NCERT बुक में जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है उसके नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, उसको मार्क कर लेंगे आप लोग, जहाँ पे एंडोस्पर्म वाली पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली हेडिंग है, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट व्हाई? ओके, तो इसका आंसर कितने बच्चों को आता है? तो बता दिया वैसे मैंने अभी जस्ट बताया, बट एक बार क्वेश्चन को हाईलाइट करो एंड टेल मी द आंसर। प्रीसीड वर्ड का मतलब होता है टेकिंग बिफोर, मतलब आपका एंडोस्पर्म पहले बनेगा, एम्ब्रियो बाद में बनेगा। देखो इसका मतलब आपका एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी नेचर उसको पहले बना रहा है और एम्ब्रियो को बाद में बना रहा है।
सो मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग टू नरिश द एम्ब्रियो, क्योंकि आपके एम्ब्रियो को खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेन या एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लांट ने पहले चेक करना है कि एंडोस्पर्म बनाए कि नहीं, एंडोस्पर्म बनाए तब फिर वो जाइगोट या एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद आपकी बुक में ये वाले कुछ डायग्राम्स हैं, ये वाले डायग्राम्स हैं, इस डायग्राम को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, आई विल नॉट बी एबल टू टेक नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम, पर आपकी बुक में ये वाला जो डायग्राम है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं कि जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट मतलब जो डबल जो हमारा सिंगैमी से बनता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, वो पहले ऐसे ग्लोबुलर, ये वाला जाइगोट है हमारा, ग्लोबुलर मतलब ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर में चेंज होगा, इसके बाद फिर वो ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर में चेंज होगा, फिर वो पूरा मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन किस वे में आपके आ रहे हैं कि इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो उसमें पहले आपका हार्ट शेप हो सकता है, ग्लोबुलर हो सकता है, कोई भी वो उल्टा सीधा सीक्वेंस आपको दे देंगे, आपको उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले वो ग्लोबुलर शेप में आएगा, फिर वो हार्ट शेप में आएगा, फिर वो मैच्योर शेप में आएगा। तो इसमें से अब एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये डायग्राम आप मार्क कर लो। इसके ऊपर इसके जीएचएम, पिछले साल तो बच्चे ऐसे जीएचएम करके याद कर लेते थे कि पहले ग्लोबुलर है, फिर हार्ट शेप है, फिर मैच्योर है, ईच अल्फाबेट फॉर ईच स्टेज। आप अपने आप से भी कोई इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट फॉर्म बना के इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस लर्न करनी पड़ेगी और अब एमसीक्यू क्वेश्चन में तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट से 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन बच्चे जो है सॉल्व करके अपने रजिस्टर की फोटो डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम टाइपिंग द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप। आप अपनी कॉपी पेन रेडी रखो एंड सॉल्व इट एंड सेंड मी द आंसर। So quickly solve the question and send me the answer. आपको कैलकुलेट करना है कितने टोटल मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड हैं अगर हमें 200 पी सीड्स बनाने हैं। सोच समझ के आंसर करना और जल्दी से सॉल्व करके आंसर मत भेजना, कॉपी में जो आपने सॉल्व किया उसकी पिक भेजना है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ, पहले आप फर्स्ट वाला कर लो फिर सेकंड करना। मैम। हाँ जी मैम सीट बोलो तो बेटा। से बनती हाँ, सीड्स ओव्यूल बनाते हैं, ओव्यूल आपका मेगास्पोरेंशियम में डेवलप होता है। तो मैम इसमें मियोटिक डिवीजन मैम इसमें तो है कोई रीजन? अब वो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, वो आप सोचो, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, सोचो, यू आर थिंकिंग ऑन द करेक्ट लाइन। बाकी बच्चों को आई एम गिविंग द टाइम, लेट देम सॉल्व, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट ऑफ कोर्स इसमें मियोटिक डिवीजन ही रिक्वायर्ड है। एक हिंट मैं आपको दे सकती हूँ, इसमें पोलन ग्रेन भी इन्वॉल्व है, इसमें आपका मेगास्पोर भी इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगी। चलो सॉल्व करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दैट फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें मेंशन्ड है कि हमें 200 पी सीड्स बनाने हैं,
नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करनी है, म्योटिक ही होंगी ऑफ कोर्स, नो डाउट। गलत है आंसर प्रियांशी, आधा आंसर है ये आपका, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। When I'm saying कि इसमें पोलन ग्रेन्स भी इन्वॉल्व हैं और मेगा स्कोर भी इन्वॉल्व है, तो आंसर 50 नहीं हो सकता प्रियांशी, थिंक अगेन। आधा सोच लिया सही, आधा और सोच लो, ठीक हो जाएगा। एनीवन एल्स? टाइप नहीं करना, ये बच्चे जो टाइप कर रहे हैं ना, टाइप नहीं करना, फोटो भेजो। ये आया ना सही आंसर। साक्षी मीना के लिए भाई बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, सही सॉल्व किया उसने, वेरी गुड साक्षी। चलो और किसी बच्चे ने आंसर भेजा है? ये आपका राइटिंग पार्ट गलत है सौरभ, और ये आपने लॉजिकली भी सही नहीं सॉल्व किया है। नाउ ऑल ऑफ यू लुक हियर, अगर मुझे 200 सीड्स बनाने हैं, ठीक है, सीड्स आपके तभी फॉर्म होंगे जब आपके पोलन ग्रेन्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। आपको पता है ओव्यूल जो होता है वो सीड में चेंज हो जाता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हमें 200 पोलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड है और 200 ही मेगा स्पोर्स रिक्वायर्ड है। मैं 5 मिनट में ले लेती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। 200 ही हमें मेगा स्पोर्स रिक्वायर्ड है। तो अगर 200 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो एक पोलन ग्रेन आपका जो होता है, जब एक म्योटिक डिविजन से 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, तो अगर मेरे को 200 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं तो 50 म्योटिक डिविजन्स में ही 200 पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, क्योंकि ये 4 टाइम फॉर्म होते हैं। तो मेरा कितना साउंड ऑन किया है तो प्लीज ऑफ करो, पहले समझ लो उसके बाद पूछना। यहाँ पे अगर हमें 200 मेगा स्पोर्स बनाने हैं तो हमने मेगा स्पोर डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक म्योटिक डिविजन से एक ही सेल बनती है। आगे वो माइटोसिस का नंबर नहीं पूछा, यहाँ पे एक्चुअली म्योटिक डिविजन से होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपकी एक बार से एक सेल से एक डिविजन से एक ही मेगा स्पोर बनेगा, तो 200 म्योटिक डिविजन होंगी तब जाके वो आपका 200 मेगा स्पोर बनेंगे। तो ये जो आपका 50 म्योटिक डिविजन यहाँ पे है ये ले लो, 200 म्योटिक डिविजन है यहाँ पे ये ले लो, तो ये आपका 250 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बस एक म्योटिक डिविजन हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, म्योटिक वर्ड, तो इसमें दे आर एक्चुअली आस्किंग द नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ठीक किया है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स, ठीक है। माइटोसिस नहीं पूछ रहा, वो मेगास्पोरोजेनेसिस का माइटोसिस नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपको म्योटिक डिविजन्स पूछ रहा है। तो 200 प्लस 50 ऐड करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 250। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फैजान ठीक है आपका, देन और किस किस ने भेजा है? साक्षी, खुशी का ठीक है, संजना का ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक सेकेंड, अच्छा संजना ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन भेज दिया, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। पारस का भी ठीक है, गुड पारस। उसके बाद ऋतिक का ठीक है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज बना के अच्छे से स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करो। श्वेता का भी ठीक है। सौरभ पांडे, थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ है सौरभ पांडे, शॉर्टकट मत अडॉप्ट करो। साक्षी मीना का भी ठीक है, ओके। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया है अब आप उसके ऊपर फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पे नहीं पहुंचना अभी, हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 250 म्योटिक डिविजन वाला सबको समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल बहुत आ रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन में, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। म्योटिक डिविजन पूछा है, ये चीज अपने माइंड में बेसिक कंसेप्ट फिट कर लो कि एक बार म्योटिक डिविजन होगी, एक म्योटिक डिविजन से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एक म्योटिक डिविजन से एक ही मेगा स्पोर बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपनी असाइनमेंट नोटबुक में सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हमारे बन रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो भी बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। आई कैन सी श्वेता है, संजना है, बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। इसमें हमें एक प्लांट दिया हुआ है एक्स, प्लांट का नाम नहीं बताया, सिर्फ एक्स बता रखा है, और हमें बता रखा है कि उसके 2n में 24 क्रोमोसोम्स हैं। अब हमें बताना है कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट में। एक्चुअली इसमें आपको प्लॉइडी याद होगी तो आप कर लोगे, जाइगोट तो 2n ही होता है, 2n का नंबर हमें बताया हुआ है, यानी जाइगोट में 24 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद पूछा है एंडोस्पर्म में कितने होंगे, तो जो आपका पेन है एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है। तो पहले यहाँ पे आप n का नंबर निकालो, n मतलब ये 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 आ जाएगा। तो 3n की वैल्यू निकालनी है, 3 into 12 मल्टीप्लाई कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 36। तो एंडोस्पर्म में 36 क्रोमोसोम हो जाएंगे। उसके बाद पूछा है पोलन ग्रेन में कितने होंगे। पोलन ग्रेन आपका गैमीट होता है, हैप्लॉइड होता है, n है, प्लॉइडी याद होगी, सिंपल मैथ्स है, सब बच्चे निकाल लेंगे, मुझे लगता है इतना मैथ सबको आता होगा। तो यहाँ पे 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 12। तो हमारा जो जाइगोट है उसमें 24 ही रहेगा क्रोमोसोम नंबर,
जो हमारा एंडोस्पर्म है उसमें 36 हो जाएगा क्योंकि इसकी प्लॉइडी 3n होती है। जो हमारा पोलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 12। एंड आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पहले आंसर भेज दिया था। संजना है, श्वेता है, दे हैड ऑलरेडी सेंड द आंसर, दैट्स गुड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने असाइनमेंट कॉपी में करने। विशाल ने भी आंसर भेजा है, विशाल ठीक है बेटा आपका आंसर। अभिषेक का भी आंसर ठीक है, गुड। खुशी ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर भेजा है। खुशी आपने उसका नहीं निकाला बेटा, एंडोस्पर्म का नहीं निकाला, 3n वाला वो भी निकाल लो। इसके बाद ये मनीषा ने भी आंसर भेजा है सेकंड क्वेश्चन का, विच इज करेक्ट, गुड। देन साक्षी मीना ने आंसर भेजा है सेकंड क्वेश्चन का, विच इज करेक्ट, गुड। राहुल का आंसर चेक करने दो। राहुल ने 250 वाले क्वेश्चन का आंसर भेजा है, ठीक है, वो ठीक है, बट स्टेटमेंट ठीक नहीं है राहुल, उसको ठीक करना पड़ेगा। देन सौरभ पांडे ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भेजा है, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, सो आई विल चेक इट। उसके बाद ये है सिमरन, सिमरन ने सेकंड क्वेश्चन का भेजा है, ठीक है। मोहित का भी ठीक है, 250 मियोटिक डिवीजन आ गया मोहित का भी। देन संजना ने अब भेजा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वो ठीक है, 250 मियोटिक डिवीजन। अभिषेक मिश्रा इज ऑल्सो करेक्ट। अभिषेक इसमें आपने जाइगोट और एंडोस्पर्म टर्म ने वो मेंशन किया, जाइगोट और पोलन ग्रेन, वो देख लेना, ठीक है। देन प्रियांशी सोनी का भी सेकंड क्वेश्चन ठीक है, राहुल ऑल्सो। और किसने भेजा है? ईशु का भी ठीक है, ईशु ने दोनों क्वेश्चन एक साथ भेजे हैं, गुड। देन दिव्यांशी क्वेश्चन नंबर 2। प्रियांशी उसका निकालो बेटा, एंडोस्पर्म का नहीं निकाला आपने, वो आप निकालो एक बार। देन रिया कुमारी क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट है। हिमांशु का मैं भी चेक करके बता रही हूँ, हिमांशु आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हिमांशु ने फर्स्ट क्वेश्चन भी भेजा है, फर्स्ट भी ठीक है आपका हिमांशु। देन खुशी का क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट है। किसका पीडीएफ सेंड कर देना संजना, किसका पीडीएफ सेंड करना है बेटा? ये कांशा आधा अधूरा क्वेश्चन मत सॉल्व कर बेटा, जाइगोट और उसका भी निकालो, पोलन ग्रेन का, सिर्फ एंडोस्पर्म का निकाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। देन झिलमिल का ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। अर्पित का भी ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे बच्चों का है। अच्छा चैप्टर का चाहिए, वो मैं भेज दूंगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ, नो नीड टू वरी। अर्पित मिश्रा भी ठीक है, आशना ऑल्सो, सौरभ शाह ऑल्सो। चलो दैट्स वेरी गुड। सो बी एक्टिव इन द क्लास, साथ के साथ लर्न करने की हैबिट डालो। आज आपको क्लास में जितने टॉपिक कराए हैं उसको आज ही लर्न करना है, डोंट लीव इट फॉर टुमारो। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द एंडोस्पर्म पोर्शन एंड 2 मोर क्लासेस में ये चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो जाएगा, ओके। यूटी के सिलेबस में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई होप एवरीवन इज क्लियर कि यूटी का जो हमारा सिलेबस है वो रिमेनिंग चैप्टर 6 है एंड चैप्टर 2 कंप्लीट है। सो प्लीज स्टार्ट लर्निंग फॉर योर यूटी ऑल्सो। So that's all from my side. I'm ending the class.